हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? रक्षणा की क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ यहाँ पारस आपके लिए बायो लेके आया हूँ बेटा। फोटोसिंथेसिस चैप्टर हम लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, हम लोग चैप्टर को समझ रहे हैं। और कमाल की बात है, प्लांट फिजियोलॉजी ज़िंदगी में पहली बार +1 वालों को तो पहली बार पढ़ने को मिल रही है, समझ आ रही है। और +3 वाले मेरे जितने भी बच्चे हैं, आपको प्लांट फिजियोलॉजी का एक एक वर्ड समझ आ रहा है। बेहद आसान, बेहद सिंपल। आज के लेक्चर में करना क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग बायोसिंथेटिक पाथवे, क्या कहते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे, डार्क रिएक्शन, इसके आगे टाइप्स देखेंगे। मैं अभी तक C3 आपको पढ़ा चुका हूँ, आगे आज C4 और कैम पाथवे पढ़ा। C4 पढ़ाना है और कैम पाथवे पढ़ाना है। बट यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बतानी है। आज आपको एक इसके बीच में C4 शुरू करने से पहले एक प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन का, बेटा ये फिनोमेना, ये आपको ये वाली चीज़ आज समझानी है। क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, अलग अलग टाइप की चीज़ें, अलग अलग टाइप के प्लांट्स क्या होते हैं, इस सारी की सारी बातें। तो आज बिना देर किए शुरू करते हैं मेरी बात जो मैंने आपको पढ़ाना है आज। देखिए बेटा, क्या है कि हम लोग एक बहुत ही इजीली वर्ड देते हैं C3 एंड C4 प्लांट्स, ये नाम दे दिया करते हैं, बहुत ही कॉमन है। C3 प्लांट्स क्या है, C4 प्लांट्स क्या है, एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसको आंसर हमें करना पड़ेगा। तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। C3 प्लांट्स बेटा ऐसे प्लांट्स होंगे जिसके अंदर C3 साइकिल चलती है। कौन सी साइकिल? C3 साइकिल चलती है। अभी आपने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था ना, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा कि जिस प्लांट में C3 साइकिल चलेगी वो प्लांट होगा C3 प्लांट। जिस प्लांट में C4 साइकिल चलेगी उसको हम नाम C4 प्लांट दे देंगे। समझ पाए मेरी बात? प्लांट्स को अक्सर स्टडी करते हैं तो हमें अपने आसपास मिलने वाले प्लांट्स, कुछ C3 प्लांट्स होते हैं, कुछ C4 प्लांट्स होते हैं। ये बात आपको समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं एंजियोस्पर्म्स की स्टडी करो, एंजियोस्पर्म्स की स्टडी करते वक्त कुछ एंजियोस्पर्म्स C3 हैं, कुछ एंजियोस्पर्म्स C4 है। मैं आपको ये स्टेटमेंट देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई एम सेइंग सम एंजियोस्पर्म्स आर C3, सम एंजियोस्पर्म्स आर C4। सो कैन, मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, कैन आई से मोनोकॉट्स आर C3 एंड डाइकॉट्स आर C4, और डाइकॉट्स आर C3, मोनोकॉट्स आर C4? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? तो इसका जवाब होगा नो, क्योंकि मोनोकॉट्स में भी कुछ C3 होते हैं, कुछ C4 होते हैं, और डाइकॉट्स में भी कुछ C3 होते हैं और कुछ C4 होते हैं। समझ पाए मेरी बात? यानी ये कहना गलत हो जाएगा कि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के दोनों C3 C4, मोनोकॉट C3 होगा, डाइकॉट C4 या वाइस वर्सा। ये स्टेटमेंट कहना गलत हो जाता है। एक्चुअली C3 होना या फिर C4 होना बेटा, इसका कोई टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है। टैक्सोनॉमिक का मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज़ की कैटेगराइजेशन कर रहे हो, किसी को अलग अलग कैटेगरीज में डाल रहे हो, तो उसका टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है। किसका? C3 और C4 का। देयर इज नो टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड? यस। तो यहाँ तक बात आप अच्छे से समझे, क्लियर हुआ, बढ़िया से आगे बात चली। अब आप मेरी कहानी आगे जो समझा रहा हूँ उसको फोकस कीजिएगा। बात मुद्दे की ये है कि फोटो रेस्पिरेशन पढ़ना है। फोटो रेस्पिरेशन पढ़ने क्यों पढ़ना है? क्योंकि बेटा आपको फोटो रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए आपको RUBISCO इसकी फुल फॉर्म बतानी। फुल फॉर्म है RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये हम पढ़ी थी ना लास्ट वाले लेक्चर में। RUBP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यानी ये रुबिस्को नाम का जो एंजाइम है ना पुत्र, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड करवा सकता है RUBP को। यानी RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन को भी फैसिलिटेट कर सकता है और इस रिएक्शन को भी फैसिलिटेट कर सकता है। यानी ये भी करवा सकता है, ये भी करवा सकता है। मेरी बात आप समझ पाए? ये एंजाइम होगा तो एंजाइम इस रिएक्शन को भी आगे बढ़वा सकता है, इस रिएक्शन को भी आगे बढ़वा सकता है। तो दोनों में से कौन सा वाला रिएक्शन आगे बढ़ेगा? ये RUBP CO2 के साथ बाइंड करेगा या RUBP O2 के साथ बाइंड करेगा? ये कब होगा? कब वो CO2 के साथ बाइंड करेगा, कब O2 के साथ बाइंड करेगा? क्योंकि ये एंजाइम जो है वो दोनों काम ये भी करा सकता है, ये भी करा सकता है। जाहिर सी बात है।
तो अगर मैं कहता हूँ कि रुबिस्को काम करो, तो रुबिस्को बोलेगा कि भैया काम करने के लिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी जुड़वा सकता हूँ, ऑक्सीजन को भी जुड़वा सकता हूँ, लेकिन अब मेरे सामने जो होगा मैं उसको जुड़वाऊंगा। तो रुबिस्को की प्रेजेंस में, ये जो रुबिस्को है इसकी प्रेजेंस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़वा देता है, और बेटा इस रुबिस्को की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन को भी जुड़वा देता है। समझ पाए मेरी बात? क्या बोला मैंने? रुबिस्को की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन को ही जुड़वा के काम चला देता है, आगे बढ़ा देता है। ये फिनोमिना, ये प्रोसेस चलता है। तो इस लेक्चर की मेन बात, फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक की मेन बात मैंने आपको बता दी। अब इस बात को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कंसेप्ट को बढ़ाएंगे। ये चीज़ बेटा पूरी साइकिल आपके सामने लिखी हुई है, और आपको बता दूं ये साइकिल सिलेबस का पार्ट नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं ऐसा कहूँगा कि जब से ये पुरानी ये नेक्स्ट अभी ये जो 2000 वाला 20 वाला नीट हुआ है, इस नीट के बाद तो हम पक्का कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर सब कुछ एनसीईआरटी है। अगर इफ एवरीथिंग इज एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के बाहर की कोई चीज़ अपने को पढ़नी है तो मैं कहूँगा नहीं पढ़नी। तो फिर आप क्या काम करेंगे? आप बाहर की चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद नहीं करेंगे, मैं बोल के बता रहा हूँ। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ अभी भी बोल रहा ना कि बेटा बाहर एनसीईआरटी से बाहर फिर भी पढ़नी पड़ेगी, तो मेरी बात मान लेना, तो हम बताएं। अभी मैं बोल रहा हूँ ये वाली चीज़ आपको याद नहीं करनी है, ओके, इतना क्लियर। बट पढ़ाऊँगा क्योंकि समझना कंसेप्ट आपका यहाँ से डेवलप होता है। तो जब भी कभी बेटा कंफ्यूज हो गए ना, कभी फोटो रेस्पिरेशन के कंसेप्ट में अपने लेक्चर वीडियोस खोलना और यहाँ पे अपना काम कर लेना, ठीक है। देखो ये RUBP मेरे पास बैठा है इधर। RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता था क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा था, C3 साइकिल में सीखा। C3 साइकिल में हमने यहाँ पे देखा था कि ये RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ RUBP दोनों बाइंड कर दे रहे। लेकिन कभी कंडीशन ऐसी हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाए, क्या बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाए, तो रुबिस्को कहता है मुझे तो बाइंड कराना है, तो मैं ऑक्सीजन के साथ बाइंड करा दूंगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, ओके, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करा दूंगा। तो ये मैंने RUBP लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ बाइंड कराया, और फोकस करो 5 कार्बन का RUBP। कितने कार्बन का? 5 कार्बन का RUBP। और ऑक्सीजन पे कितने कार्बन हुए? इसमें कितने कार्बन है? 0, 5 कार्बन। बेटा जब ये बाइंड करने के बाद अब कंडीशन क्या होगी? 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट बन जाएगा, 2 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनेगा। यानी बाइंड करने के बाद फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जैसे कैल्विन साइकिल में बना था ना, वही प्रोडक्ट बन जाता है, और एक नया, एक न्यू, एक डिफरेंट टाइप का 2 कार्बन का एक नया प्रोडक्ट बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। क्या बना? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। ये जो फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड है बेटा, इसको आप लिख सकते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसको फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बोल सकते हैं। तो बात समझने वाली ये है कि अगर आपके पास RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है रुबिस्को की प्रेजेंस में, तो आपके पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक और दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट दूसरा। समझिए 3 कार्बन प्लस 2 कार्बन 5 कार्बन, और इधर भी रिएक्शन में दूसरे तरफ 5 कार्बन थे। गेम समझ आ रही है किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रही है? तो अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। ऊपर वाले रिएक्शन में यहाँ पे एक RUBP, एक CO2, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने। यहाँ पे कितने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने? 1। अब बेटा ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो आगे जाके काम चला सकता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड साइकिल में चला जाएगा, ग्लूकोज बनवाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है वहाँ पे मुझे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से साइकिल 6 बार चलानी पड़ी। यहाँ तो 1 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, तो यार प्लांट को ना टेंशन हो जाती है। प्लांट कहता है यार मुझे एक की जगह कितने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चाहिए? 2 चाहिए। तो प्लांट कहता है कि चलो मैं ये फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड लेता हूँ मैं, और इस फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड के साथ कुछ रिएक्शन करता हूँ। रिएक्शन करने के लिए 3 जगह चलेगा। पहला ये वाला रिएक्शन तो पूरे स्ट्रोमा में हो रहा है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ये कहता है कि मैं फॉस्फोग्लाइकोलेट को कन्वर्ट किया ग्लाइकोलिक एसिड, यहाँ से इसके बाद ऊपर वाले डब्बे के नीचे वाली चीज़ याद नहीं करती, बस समझो। फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड को ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट किया, आगे ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बनाया, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड से ग्लाइसिन बनाया। तो 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड 2 कार्बन का था, इससे मैंने 2 कार्बन का ग्लाइसिन बनाया, और ग्लाइसिन को पहले भेजा पेरोक्सोसोम में, और पेरोक्सोसोम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो नीचे आते जा रहे हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में 1 ग्लाइसिन, कितने कार्बन? 2 कार्बन। ये रिएक्शन एक बार चला और 1 ग्लाइसिन चला। ये रिएक्शन दूसरी बार चलता है और दूसरा ग्लाइसिन आता है, यानी 2 ग्लाइसिन आए। 1 ग्लाइसिन में 2 कार्बन, 2 ग्लाइसिन में 4 कार्बन, इजंट इट?
तो अब मैंने ऊपर वाले रिएक्शन को 2 बार चलाया और 2 ग्लाइसिन आ गए, एक ये और एक ये, डन। अब इनमें से क्या करूँगा, मैं 3 कार्बन को यूज़ करूँगा एक सीरीन बनाने के लिए, 3 कार्बन को यूज़ करूँगा सीरीन बनाने के लिए, और बचा हुआ ये एक कार्बन है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड की तरह बाहर निकाल दिया। यानी प्लांट ने एमिट किया कार्बन डाइऑक्साइड। कब? जब ये 2 ग्लाइसिन थे, दोनों ग्लाइसिन ने कंबाइन किया, 2 + 2, 2 कार्बन + 2 कार्बन, 4 कार्बन स्ट्रक्चर बनना चाहिए, लेकिन 3 कार्बन का सीरीन बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो बाहर निकल जाता है। तो सीरीन 3 कार्बन का बना। बेटा 3 कार्बन का सीरीन को वापस माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सोसोम में लाया, इसके साथ हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं। और ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का है, देखो यहाँ से सीरीन से लेकर ऊपर सब चलते चलते ये 3 कार्बन के, ये ऊपर चलते चलते ग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे मेरे पास एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, तो मैंने इस तरीके का गेम खेला कि मैं फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड को कुछ भी कर आके एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में PGA के अंदर चेंज कर सकूं। समझ पाए मेरी बात? जब मेरे पास ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगी तो दोनों मिलके C3 साइकिल में चलते हैं और अपना काम चल पड़ता है। तो समझो इस पूरे प्रोसेस का आउटकम। इस प्रोसेस के आउटकम में बेटा एक CO2 बर्बाद हो रहा है, समझ पाए? प्लांट फोटोसिंथेसिस में CO2 का इस्तेमाल करता है, यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन में CO2 बर्बाद हो रहा है, ठीक? ओके। इस प्रोसेस में एक NADP से NADPH2 बन रहा है, बट ये जो बना NADPH2 है ना, ये कंज्यूम भी हो गया। यहाँ पे NADPH2 कंज्यूम हो गया वापस NADP में, यानी जितना बना उतना कंज्यूम भी हो गया, तो अपने को कोई फर्क ना पड़ा। फर्क कहाँ पड़ता है? यहाँ देखो, यहाँ एक ATP को कन्वर्ट कर दिया जाता है ADP में। ATP is converted to ADP। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? ATP is converted to ADP। ये स्टेटमेंट, ये वाली बात, ये कहानी आपको क्लियर हुई? ये वाला प्रोसेस बेटा यहाँ हो रहा है, ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है। बोलो किसी और स्पेस में आप देख के बताओ, कहीं और किसी और स्पेस में ATP बन रहा है? नहीं। इस पूरे प्रोसेस में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो रहा है और इस पूरे प्रोसेस में ATP इस्तेमाल हो जा रहा है। तो प्लांट के अंदर क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन हुआ, तो फोटो रेस्पिरेशन होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आई? ATP का इस्तेमाल हो गया। और हम ये बात कभी नहीं चाहते थे, हम कभी भी प्लांट का फोटोसिंथेसिस में नुकसान नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये जो फोटो रेस्पिरेशन जिसको मैं C2 साइकिल कहता हूँ, अगर ये हो जाए तो प्लांट का नुकसान होता है। नुकसान एक ATP का होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। बोलो बात क्लियर हुई? यहाँ तक डंडन फाइनली मस्त क्लियर हो गया ना? तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल के उड़ के भाग गया, और भैया अब हमें प्रॉब्लम है, प्लांट को नुकसान हुआ बेटा, और ये नहीं होना चाहिए था। तो अब ये कहाँ है और क्यों हुआ, जरा इस बात को समझो। बात समझने वाली ये है कि अब RUBP जो था वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड नहीं किया। क्यों? एक C3 प्लांट है, हमने ऊपर देखा था C3 प्लांट के अंदर RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर रहा है, बट यहाँ तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है। क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने का कारण जरा हमें सीखना है, और मेरी बात बड़े ध्यान से सीखिएगा, सुनिएगा। RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की सोच रहा होता है, लेकिन अगर एक प्लांट के आसपास एनवायरनमेंट में टेम्परेचर है बहुत हाई, टेम्परेचर एनवायरनमेंट में अगर हाई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, if the temperature in the environment is high, the availability of carbon dioxide inside the stroma of the chloroplast reduces. Because the availability of carbon dioxide is reduced, hence there is a very high tendency that the RUBP can bind to oxygen, and when this RUBP binds to this oxygen, the reaction is this what you just studied. ये reaction ये बन जाता है जो just आपने अभी पढ़ाई करी। समझ पाए मेरी बात? क्या ये बात समझनी आसान थी, सिंपल थी? कोई ज़्यादा कोई बनाने दिमाग खराब करने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्या आप मेरी बात क्लियर कर पाए? क्या आपको मेरी बात समझ आई? बेटा ये एक फिनोमिना, ये अपने आप में एक प्रोसेस है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को फुल टू तरीके से समझ चुके। तो अब ऑल टुगेदर मैं कहूँगा फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, एक नुकसानदायक प्रोसेस है। अगर एक C3 प्लांट, किस में होता है? ये C3 प्लांट में होता है। देखो मेरे पास 3 तरीके हैं ग्लूकोज बनाने के, कैम पाथवे, C3 पाथवे, C4 पाथवे।
ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, ये फोटो रेस्पिरेशन मिलता है आपको C3 प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में, ना C4 में ना कैम में, C3 प्लांट्स में मिलता है। तो C3 प्लांट्स का नुकसान हो जाता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, अगर गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो C3 प्लांट्स का बेटा नुकसान हो जाता है। क्या आपको मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो पा रही है? यस। तो यहाँ तक फोटो रेस्पिरेशन डन। NCERT को पढ़ लेते हैं इसके बाद फोटो रेस्पिरेशन की बात बेटा NCERT में पढ़ते हैं। तो ज़रा आप यहाँ पे फोकस कीजिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4। देखो C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, C3 में होता है। टू अंडरस्टैंड द फोटो रेस्पिरेशन we have to know a little bit more about the first step of Calvin pathway। C3 साइकिल को कहते हैं, NCERT कह रहे हैं पढ़ना पड़ेगा। The first CO2 fixation step। In this reaction, RUBP combines with CO2 to form two molecules of 3-PGA. That is catalyzed by Rubisco। But यहाँ पे क्या है? RUBP, CO2, Rubisco, दो molecule 3-PGA। इतना Rubisco is the most abundant enzyme in the world। अभी के लिए आप इस सेंटेंस को याद करेंगे। इस सेंटेंस की रिलेवेंस मैं आपको C4 को जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी के लिए इसको याद करेंगे। RUBP is characterized by the fact that its active site, एंजाइम है ना, तो एक्टिव साइट होगी, can bind to both CO2 and O2। क्योंकि रुबिस्को का नाम देखो, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसका मतलब इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों आके जोड़ सकते हैं। समझ पाए? Rubisco has a much greater affinity प्यार for CO2 when the CO2 to oxygen ratio is nearly equal for O2। कहने का मतलब क्या है कि अगर CO2 और O2 बराबर मात्रा में है तो वो किसको पकड़ना चाहेगा? वो हमेशा CO2 को पकड़ना चाहेगा। दिक्कत कब आएगी? जब CO2 की रिक्वायरमेंट, CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। CO2 की अवेलेबिलिटी कब कम होती है? जब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ता है। समझ पाए? इमेजिन what would happen if this were not so। सोचो अगर ये ना होता तो, अगर CO2 O2 अगर बराबर मात्रा के अंदर होते, तब अगर कभी कभी O2 से कभी कभी CO2 से तो दिक्कत हो जाती ना, इतना ज़्यादा फोटो रेस्पिरेशन होता, तो वो ज़्यादा पसंद CO2 को करता है। समझिए? दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। ओके बेटा, इस सेंटेंस पे क्वेश्चन बन सकता है, आज तक नहीं आया है बट अब आ सकता है क्योंकि हर बार नए क्वेश्चन बनाने हैं। ध्यान से सुनो। It is relative concentration of O2 and CO2 that determines which of the two will bind to the enzyme। अब दोनों की relative concentration, जिसकी ज़्यादा वो bind कर जाएगा। In C3 plant, some O2 does bind to Rubisco। C3 plant के अंदर कुछ O2 Rubisco साथ bind कर जाता है। Hence, carbon dioxide fixation is decreased। जाहिर सी बात। Here the RUBP, instead of being converted to two molecules of PGA, binds with O2 to form one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate 2 carbon in a pathway called photorespiration। एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का। बेटा इस साइकिल के अंदर आपके पास एक C3 मॉलिक्यूल भी बन रहा है, एक C2 मॉलिक्यूल भी बन रहा है। C2 का मतलब 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसलिए साइकिल को क्योंकि स्पेशलाइज C2 बन रहा है तो हम फॉस्फोग्लाइकोलेट साइकिल या फिर C2 साइकिल भी बोल देते हैं इसको। इन दी फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देर इज, ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे सेंटेंस इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देर इज नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर्स नॉर ऑफ ATP। ना यहाँ पे कोई शुगर बन रहा है ना ही कोई ATP बन रहा है, रादर बल्कि इट रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ CO2 विद यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। ये बात मैं आपको अभी अभी पूरी साइकिल में पढ़ के समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इस साइकिल के अंदर CO2 भी उड़ जाता है और ATP भी इस्तेमाल हो जाता है। बोलो बात क्लियर हुई? इन दी फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH। समझे? द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट। अभी तक हमें मालूम नहीं। इन C4 plants फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। क्यों? दिस इज बिकॉज they have a mechanism that increases the concentration of CO2 at the enzyme site। समझो मेरी बात को, आपके पास अगर C3 और C4 प्लांट्स दोनों अलग अलग तरीके से ग्लूकोज बना रहे हैं, दोनों अलग अलग प्लांट्स अलग अलग तरीके से ग्लूकोज बना रहे हैं, C3 प्लांट्स के अंदर आपके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से रुबिस्को बाइंड कर जाता है और फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। अब C4 प्लांट ना बड़े समझदार, C4 प्लांट कहते हैं कि भाई C3 का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी थी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस आ गई थी तो दिक्कत हो गई।
अब ये C4 प्लांट ना स्मार्ट है, वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ भी गया ना तो मैं एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करूंगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस, कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी नियर किसके पास, रुबिस्को के पास ज़्यादा हो। अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ बिठाऊं कि टेम्परेचर एनवायरनमेंट में जितना मर्जी हो, कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को के पास ज़्यादा है और ऑक्सीजन का रुबिस्को के पास जाए मत, तो चल जाएगा ना अपना काम। ये वाला काम कौन करते हैं? C4 plants. In C4 plants, because they have a mechanism that increase concentration of CO2 at the enzyme site. ये कहाँ पर हो रहा है बेटा? C4 plants. कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बात मैं जस्ट आपको अभी नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ाऊंगा, इसको पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। This takes place when the C4 acid from mesophyll is broken down in bundle sheath cells to release CO2. बात नहीं समझ आएगी. This results in increasing intracellular concentration. यहाँ तक बात नहीं समझ आएगी. इतना पैराग्राफ आधा अपने को नहीं समझ आता। क्यों? क्योंकि हमें ना ये C4 साइकिल पढ़नी है। तो C4 साइकिल भैया है क्या? C4 साइकिल को पढ़ने के लिए हम करते हैं स्टार्ट। देखो, C4 साइकिल पढ़नी है, हर साइकिल का नाम अलग अलग था। C4 साइकिल को हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, एनसीईआरटी में इसको हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। ठीक, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, कुछ आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। बेटा ज़रा फोकस कीजिए, यहाँ पर आपके पास कुछ बात है। ये कौन सा सेल है बेटा? मेसोफिल सेल। क्या किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीफ में। लीफ में कौन से सेल्स होते हैं? क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। और क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस सेल्स को हम लोग मेसोफिल सेल टर्म करते हैं ना। मेसोफिल सेल जो नाम की चीज़ है, यहाँ पर आपके पास C3 साइकिल बढ़िया से होती है। C4 प्लांट में थोड़ा सा चेंज है। C4 प्लांट के पास एक स्पेशल अवेलेबिलिटी होती है। मेसोफिल सेल तो उसके पास है, उसके पास एक और चीज़ सेल है, बंडल शीथ सेल। कौन सा सेल है? बंडल शीथ सेल। तो अगर आप C4 प्लांट्स देखते हैं तो उसके पास क्या है? बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल भी है। आप ज़रा फोकस कीजिए यहाँ पर। बेटा जो मैं आपको बात बताऊंगा, आप उस पर ज़रा फोकस करेंगे तो आपको अच्छे से बात क्लियर होगी। क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे? बंडल शीथ सेल, इसी की बात कर रहा हूँ। एनाटॉमी चैप्टर मस्त पढ़ा है, तो आपको बंडल्स मालूम होने चाहिए। हमने एनाटॉमी में सीखा था वस्कुलर बंडल्स। क्या सीखा था? वस्कुलर बंडल्स, इजंट इट? तो मैं पूछता हूँ वस्कुलर बंडल्स क्या है? ये एक वस्कुलर बंडल है जहाँ पे आपको वस्कुलर बंडल्स में इधर अपने को मिला जाइलम, इधर मिला फ्लो। ठीक, ये वस्कुलर बंडल्स है। तो अब आप मेरे साथ यहाँ पे C4 प्लांट में वस्कुलर बंडल के साथ अरेंजमेंट ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ सेल्स बना रहा हूँ ब्लैक कलर्स, जो वस्कुलर बंडल्स के जस्ट बाहर लगे हुए। तो जाहिर सी बात है, ये वस्कुलर बंडल्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह लगे हुए हैं, तो इनको मैं बंडल शीथ सेल्स कह देता हूँ। ठीक, अब इन बंडल शीथ सेल्स के बाहर आपको ये सेल्स जो मिल रहे हैं बेटा, ये वाले सेल्स हैं मेसोफिल सेल्स। कौन से सेल्स हैं? मेसोफिल सेल्स। अब ये जो मेसोफिल सेल्स हैं ना, ये बहुत ही क्लोजली अरेंज्ड हैं और गोल गोल सर्कुलर मैनर में अरेंज्ड है। ज़रा एनाटॉमी के लेक्चर्स को याद करो। जब लीफ में सेल्स अरेंज होते हैं तो ऐसे गोल गोल नहीं अरेंज होते, वो इस तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पे कंसेंट्रिक फैशन के अंदर अरेंज्ड है। कंसेंट्रिक फैशन में अरेंज्ड है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है क्रैन्स एनाटॉमी। क्रैन्स मतलब सर्कुलर। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो बंडल शीथ सेल्स के बाहर मेसोफिल सेल्स हैं ब्लू कलर से बने हुए, ये एक सर्कुलर मैनर में अरेंज्ड है। ठीक, अब देखिए ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कैसे आता है प्लांट में, कैसे आता है? तो हम कहते हैं थ्रू स्टोमेटा अंदर आ सकता है, मान लिया, या फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इससे आ सकता है। अब इस C4 प्लांट में कमाल की बात यह है कि हमें रुबिस्को ढूंढना है। अनरिलेटेड लग रहा होगा ऑक्सीजन और रुबिस्को, जरा सुनते हैं ना।
रुबिस्को C3 प्लांट में रुबिस्को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में, जायस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, वहीं तो काम चलेगा। तो क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स में होगा। तो C3 प्लांट्स में जो रुबिस्को है वो आपको मेसोफिल सेल्स में मिलता है। किस में मिलता है? मेसोफिल सेल्स में। कौन? रुबिस्को। C3 प्लांट्स में रुबिस्को मेसोफिल सेल्स में मिलता है। यहाँ पर इसमें इस एरिया में C4 प्लांट में रुबिस्को जो है ना बेटा, यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स जो हैं, इन बंडल शीथ सेल्स के अंदर आपको क्या मिलता है? रुबिस्को। इतना समझ गए? क्लियर? ये बंडल शीथ सेल्स हैं, डोंट परफॉर्म लाइट रिएक्शन। बंडल शीथ सेल्स लाइट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं? नहीं। ओके, देयरफॉर नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। समझ आई बात? क्योंकि लाइट रिएक्शन नहीं होगा, फोटोलाइसिस नहीं होगी। इसका मतलब therefore नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ऑक्सीजन नहीं निकल रहा। ऑक्सीजन नहीं निकल रहा तो अब ये ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये रुबिस्को के पास पहुंचेगा कैसे? पहुंच सकता है? नहीं। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन रुबिस्को के पास भैया नहीं पहुंच सकता। तो बंडल शीथ सेल के अंदर रुबिस्को है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रहा क्योंकि फोटोलाइसिस नहीं है। तो तुम बोलोगे सर स्टोमेटा के थ्रू तो आ सकता था। यहाँ पे ये जो स्टोमेटा नाम की चीज़ है, यहाँ से बाहर से ऑक्सीजन अंदर तो आ सकता था। मैं कहूँगा नहीं बेटा, इसका कारण सुनो। ऑक्सीजन बाहर से जब अंदर आना चाहता है तो ये जो क्रैन्स एनाटॉमी है, ये क्रैन्स एनाटॉमी सर्कुलर अरेंजमेंट इतना ज़्यादा टाइट है कि वो ऑक्सीजन की मूवमेंट जो होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और ऑक्सीजन कहाँ नहीं पहुँच पाता? ऑक्सीजन इस बंडल शीथ सेल के अंदर नहीं पहुँच पाता। डन मेरी बात? ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पे रुबिस्को मिलेगा? इनके मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में रुबिस्को मिलेगा? तो तुम कहोगे नहीं। यहाँ पे रुबिस्को की जगह एक एंजाइम मिलेगा पेप्केस, और ये पेप्केस इसमें मिलेगा। आपको पेप्केस बंडल शीट में मिलेगा ना, आपको पेप्केस मिलेगा। क्या फुल फॉर्म है सब समझाऊं? ये पेप्केस आपको यहाँ मिलेगा, समझे? अब आप दिमाग लगाओ, रुबिस्को क्या ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है? स्टेटमेंट का आंसर होगा हाँ। क्या पेप्केस ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है? तो आंसर होगा नहीं। पेप्केस ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर सकता। पेप्केस सिर्फ और सिर्फ किससे बाइंड कर सकता है? किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर सकता है। समझ पाए मेरी बात? अब आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम अच्छे से देखो। यहाँ पे मेरे पास एंजाइम है पेप्केस। क्या एंजाइम है? पेप्केस। यहाँ पे सेल्स दो हैं, बाहरी मेसोफिल सेल्स और अंदर वाला बंडल शीथ सेल्स आपस में जुड़े हुए। क्रैन्स एनाटॉमी में बार बार पढ़ा है। ये दोनों सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं एक प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस के थ्रू। किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। यानी यहाँ से यहाँ आपके पास इस तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा खूब सारे पड़े। तो अब समझो क्या हो रहा है। सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लिया। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी आता है बेटा सेल के अंदर वो बाइकार्बोनेट बनाता है, चाहे C3 साइकिल में चाहे C4 साइकिल में, डजंट मैटर। ऊपर जब मैंने C3 साइकिल आपको पढ़ाई थी तो C3 साइकिल के अंदर आपने देखा था ना, वहाँ पे डायरेक्ट RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दिया। तो आप इसको डायरेक्ट जुड़वाओ चाहे आप HCO3 के फॉर्म में जुड़वाओ, एक ही बात होती है, कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पे HCO3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP से बाइंड करना था, बट यहाँ पे RUBP है ही नहीं। यहाँ पे क्या है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट है 3 कार्बन का प्रोडक्ट है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन यहाँ पे आया, 4 टोटल कार्बन हुए। इन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाया। क्या कहा इसको? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या कहा इस प्रोडक्ट को? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। पहला स्टेबल प्रोडक्ट है ना। कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे? 4 कार्बन। तो बोलो इसको C4 साइकिल क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन। पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये वाला आपको बात क्लियर हुई? डन। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या तो एस्पेरेटिक एसिड में कन्वर्ट होता है या मैलिक एसिड। इन दोनों में कन्वर्ट नहीं हो सकता बेटा। एक कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन का है, या तो वो इसमें होगा या तो इसमें होगा। बताओ दोनों में थोड़ी कन्वर्ट हो सकता है। क्या ऐसी बात समझ गए? तो ये रिएक्शन मेसोफिल सेल में। बोलो मेसोफिल सेल में कहीं आपको रुबिस्को दिखाई दे रहा है? नहीं।
मीजोफिल सेल में रुबिस्को नहीं दिखाई दे रहा, समझ पाए? ठीक, एस्पेरेटिक एसिड बना, मैलिक एसिड बना, ये बेटा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ना नीचे बंडल शीथ सेल्स में आते हैं। किस में आते हैं? बंडल शीथ सेल। अब बोलो एस्पेरेटिक एसिड में कितने कार्बन? 4। एस्पेरेटिक की जगह अगर मैलिक बना होता तो कितने कार्बन? 4। तो ये जब नीचे बंडल शीथ सेल्स में आते हैं क्या करते हैं, ये एस्पेरेटिक एसिड या जो मैलिक एसिड होता है ये टूट जाता है, इट ब्रेक्स डाउन। यहाँ पे एस्पेरेटिक होगा या मैलिक होगा, इट ब्रेक्स डाउन। एंड व्हेन इट ब्रेक्स डाउन, तो ब्रेक डाउन पे क्या हुआ? ब्रेक डाउन पे इन्होंने अपना रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने यहाँ पे क्या बोला? एस्पेरेटिक एसिड, ये जो कुछ भी ले लो, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड 4 कार्बन, इसने ब्रेक डाउन किया और बनाया एक CO2 प्लस पायरुविक एसिड। क्या बना दिया? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, तो इसने क्या लिया? इधर एक CO2 एक पायरुविक एसिड, बोलो 1 कार्बन प्लस 3 कार्बन, 4 कार्बन बैलेंस हुए। ये वाला कार्बन रिलीज होता है और कार्बन जैसे रिलीज होता है, इस कार्बन के बगल में बंडल शीथ सेल्स में कौन बैठा है? रुबिस्को बैठा है। रुबिस्को तो बाइंड करने के लिए तैयार है। अब रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड मिला या उसको ऑक्सीजन मिला? ऑक्सीजन तो भैया मिल ही नहीं सकता, ऊपर से बाहर से स्टोमेटा से आने नहीं दिया, अंदर फोटोलाइसिस हो नहीं रहा। तो बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को के पास कार्बन डाइऑक्साइड आया। तो बंडल शीथ सेल्स के अंदर रुबिस्को के पास जब कार्बन डाइऑक्साइड आया तो रुबिस्को ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, RUBP के साथ जोड़ दिया, C3 साइकिल 6 टाइम चलाई और ग्लूकोज बना दिया। और इसके मीनवाइल यहाँ क्या चल रहा है? पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड वापस ट्रांसपोर्ट होता है और वापस ATP कन्वर्ट होता है AMP में। इसकी फिनोमेना बाद में समझाऊंगा, जरा फोकस करो यहाँ पे। ATP AMP में कन्वर्ट हो रहा चलेगा, बट पायरुविक एसिड मैंने वापस किस में कन्वर्ट कर दिया? फॉस्फोइनॉल, पायरुवेट, यानी रीजनरेशन कर दी। बात यहाँ तक क्लियर हुई? तो इस पूरे साइकिल में जरा मुझे बताओ, C4 साइकिल में C4 नाम देने का पर्पस क्या था? क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, विच इज अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल। इज इट डन? इज इट अंडरस्टूड बेटा? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप सुनो। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब क्वेश्चन पूछता है, इफ यू टॉक अबाउट C3 साइकिल, इफ यू टॉक अबाउट C4 साइकिल, द कैल्विन साइकिल इज अ कॉमन पाथवे। C3 साइकिल में तो C3 चल ही रहे, कैल्विन पाथवे तो हो ही रहा है। C4 साइकिल में भी ग्लूकोज बनाने के लिए आपको C3 साइकिल ही चलानी है, बट इसको C4 बोला क्योंकि पहला कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या था? 4 कार्बन मॉलिक्यूल। कैल्विन के अंदर पहला कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ओनली अगर कैल्विन साइकिल चलती है तो उसमें पहला कार्बन डाइऑक्साइड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था। यहाँ पे अरेंजमेंट प्लांट की ऐसी है कि पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट इज 4 कार्बन, इसीलिए पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट 4 कार्बन का था, तो हम लोग इसको C4 साइकिल टर्म कर देते हैं, बट ग्लूकोज तो C3 के थ्रू ही बन रहा है। बोलो बात मेरी आपको अच्छे से क्लियर हुई? यहाँ तक तो डन हो गया। ये वाली कहानी थी बेटा C4 प्लांट की, एक C4 साइकिल की, क्योंकि यहाँ पे CO2 रुबिस्को के पास निकाला गया, तो रुबिस्को के पास कभी ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, चांस नहीं होगा, तो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस इफेक्टिवली हम कहते हैं कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बोलो बात क्लियर हुई? अगर आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई तो अगर फोटो रेस्पिरेशन का वो वाला पैराग्राफ अगर आप देखोगे, यहाँ पे ध्यान देना, इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर. This is because they have a mechanism that increases concentration of CO2 at the enzyme site. समझ गए? एंजाइम कौन सा? रुबिस्को के पास। कहाँ पर? बंडल शीथ सेल्स में। This takes place when C4 एसिड यानी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जब मैलिक या एस्पेरेटिक में कन्वर्ट हुआ। मैलिक या एस्पेरेटिक की बात कर रहे हैं। मीसोफिल C4 एसिड फ्रॉम मीसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन बंडल शीथ सेल्स टू रिलीज CO2। दिखाया था ना आपको मैलिक एसिड का ये पूरा का पूरा रिएक्शन। C4 एसिड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड अ 3 कार्बन एसिड। इन यहाँ पे क्या लिखा है? दिस टेक्स प्लेस व्हेन C4 फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन बंडल टू रिलीज CO2। मैलिक इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेल्युलर concentration of CO2. In turn, this ensures that the Rubisco functions as carboxylase, minimizing the oxygenase activity. तो क्या अब ऐसा बोल सकते हैं? Now you know that, हम ऐसा समझ सकते हैं कि C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। बात बेटा यहाँ पे क्लियर हुई? अच्छे से आपको क्लियर हुई? यहाँ पे आप ये आपके पास पूरा का पूरा चार्ट है। इस चार्ट में C3 प्लांट का, C4 प्लांट का
सेल इन विच कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। कहते हैं C3 प्लांट में कैल्विन साइकिल किस में होती है? यहाँ पे मेसोफिल सेल में होती है, लेकिन C4 प्लांट में कहाँ होती है? बंडल शीथ सेल के अंदर होती है। इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा बेटा अपने NCERT में इस पूरे सेगमेंट को आपको फिल करना है। आप इसको आंसर निकाल सकते हो, इसको आपस में डिस्कस कर सकते हो, बेहद से। अभी के लिए हम जल्दी से C4 की रीडिंग कर लेते हैं ताकि अपना काम चल पड़े, समझ आ जाए। Plants that are adapted to dry tropical areas, गर्म सूखे एरियाज में have C4 pathway as mentioned earlier. गर्म एरिया में अगर C3 प्लांट रहेगा तो वो नुकसान करेगा, तो गर्म एरिया में ज़्यादातर C4 प्लांट रहते हैं। क्यों? गर्मी की वजह से C3 होगा तो फोटो रेस्पिरेशन कर देगा। C4 गर्मी में भी रह सकता है, यानी C4 ज़्यादा गर्माइश या ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है बिना किसी टेंशन के। दो, these plants have C4 oxaloacetic acid as their first CO2 fixation product. They use C3 pathway और Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. समझ आती है ना बेटा ये बात? चाहे पहला प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हो, लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए C3 पाथवे का इस्तेमाल करते हैं। पहला प्रोडक्ट हमारे पास जो था ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ही हो, लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए मैं C3 साइकिल का ही इस्तेमाल करूंगा। देन इन व्हाट वे आर द डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट्स? किस तरीके से C4 C3 से अलग हैं? दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो हम पढ़ते हैं। C4 प्लांट्स आर स्पेशल। NCERT में ना ऐसी लैंग्वेज लिखता है जैसे ना हम खुद से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि NCERT हमसे बात कर रहा है। NCERT अगर मन से पढ़ोगे ना तो मस्त लगेगा। C4 plants have a special type of leaf anatomy. They tolerate higher temperatures. They show response to high light intensities. They lack a process of photorespiration and have a greater productivity of biomass. Kuch important understandings. They have a special type of leaf anatomy. ऐसे leaf anatomy को हम Kranz anatomy कहते हैं। They tolerate higher temperatures. ये भी बात मैंने आपको बता दी, उनको कोई टेंशन नहीं होती। They show a response to high light intensities. अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, लाइट जैसे गर्मी में लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए ज़्यादा गर्मी महसूस होती है ड्यूरिंग समर्स। दे लैक अ प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, ये भी बेटा हम पढ़ चुके हैं। और याद रखना, दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास एज कम्पेयर टू C3। C3 के अंदर तो आपके पास नुकसान हो जाता है ना, सोचो C3 में फोटो रेस्पिरेशन की वजह से नुकसान हुआ तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, C4 की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। The particular large cells around the vascular bundles in C4 plant are called bundle sheath cells, and the leaves which have such anatomy are called to have Kranz anatomy. Kranz means wreath, and wreath मतलब circular. wreath मतलब किसी चीज़ के ऊपर कवरिंग, और कवरिंग हमेशा सर्कुलर होती है। Kranz means wreath and is a reflection of arrangement of cells. आपके पास इस तरीके से गोल तरीके से cells arranged हैं। The bundle sheath cells may form several layers around the vascular bundles. They are characterized by having large number of chloroplasts, thick walls, impervious to gaseous exchange and no intercellular spaces. यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, बाहर की गैस बाई चांस अंदर भी आ गई तो इतनी डेंस पैकिंग है, ऐसी इनकी वॉल्स हैं कि गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता, बाहर का ऑक्सीजन इन सेल्स के अंदर एंटर कर ही नहीं सकता। You may like to cut, आप कट छोड़ो बकवास। It would be interesting for you to collect आगे बढ़ते हैं, इस पाथवे को देखो। The primary CO2 acceptor is a 3-carbon molecule, phosphoenol pyruvate. Primary carbon accepting molecule है phosphoenol pyruvate and is present in mesophyll cells. Okay. The enzyme responsible for this fixation is PEP carboxylase, या इसको कह सकते हैं peptase। याद रखिए। It is important to register that mesophyll cells lack rubisco. The C4 acid oxaloacetic acid is formed in the mesophyll cells. सब पढ़ चुके हो, सिर्फ हम रीडिंग करके अपने आप को एश्योर करते हैं कि NCERT में समझ आ रहा है। It then forms other 4-carbon compounds like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cells itself. बता दिया, यहाँ से ये आपके पास mesophyll cells के अंदर इधर C4 एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एस्पैरेटिक या मैलिट बनाता है। आप अपनी कॉपी से अपनी वो आपको जो नोट्स दूंगा वहाँ से कर सकते हो। कहाँ लिख दिया? This then forms a 4-carbon compounds like malic acid and aspartic acid in the mesophyll cells itself, which are transported to bundle sheath. बंडल शीथ में ट्रांसपोर्ट किसकी मदद से होता है? ये प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है। In bundle sheath cells, the C4 acids are broken down to release CO2 and 3-carbon molecule.
ये नीचे गए, C4 एसिड कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट ऊपर किया, रीजनरेशन हुई तो वापस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन गया। यहाँ तक डन। The 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक, पायरुवेट को ऊपर मेसोफिल में डाला जाता है, उसको दोबारा रिकन्वर्ट किया जाता है और साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये पूरी की पूरी बात इधर करी गई थी। ये वाला पोर्शन आप खुद पढ़ लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं। जिस बात पे फोकस करना है वो बात ज़रा क्या है इस पूरे साइकिल के अंदर, ज़रा बेटा आप मुझे फोकस करके बताइए कि इस साइकिल में क्या एटीपी का इस्तेमाल हुआ? बिल्कुल हुआ। इस साइकिल में एटीपी का इस्तेमाल एक तो इस तरफ हुआ और एटीपी का इस्तेमाल इस तरफ हुआ। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एटीपी का इस्तेमाल इस तरफ हुआ और एटीपी का इस्तेमाल इस तरफ हुआ। मुझे बताओ, एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको फॉर 1 ग्लूकोज ये 6 CO2 लाने पड़ेंगे, यानी एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको यहाँ साइकिल 6 बार चलानी पड़ेगी। तो 6 ATP 6 AMP में कन्वर्ट होंगे और 6 CO2 सप्लाई करना पड़ेगा। तो ज़रा फोकस करो। 1 साइकिल 6 साइकिल, क्योंकि एक ग्लूकोज बना रहा है, 6 साइकिल 1 ग्लूकोज। समझ गए? तो इस ग्लूकोज को बनाने के लिए C3 साइकिल रिक्वायरमेंट्स लगेंगी प्लस 6 ATP 6 AMP में कन्वर्ट होगा। समझ गए? ये पॉइंट पे ज़रा फोकस करना, क्योंकि ये तो हमें आता है। कंबाइंड अंडरस्टैंडिंग समझा दूंगा, बस इस पॉइंट पे फोकस करना। ATP बेटा कन्वर्ट अगर AMP में होगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैसे होगा सुनो। ATP बनेगा ADP और ADP बनेगा AMP। ठीक बेटा, यहाँ से X एनर्जी निकल रही है और यहाँ से भी X एनर्जी निकल रही है। समझ पाए? तो टोटल एनर्जी आपकी कितनी निकली? 2X। मैं कहता हूँ अगर मैं ATP को ADP में कन्वर्ट करता हूँ तो X एनर्जी निकलती है, और इस रिएक्शन को अगर मैं 2 बार चलाता हूँ तो आपके पास कितनी एनर्जी निकलेगी? 2X। तो इसका मतलब अगर ATP से मैं AMP कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं ATP से AMP कन्वर्ट कर रहा हूँ या फिर 2 ATP का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब तो सेम होता है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी एक ATP एक AMP में कन्वर्ट हुआ तो जितनी एनर्जी निकली उतनी एनर्जी तब निकलेगी जब 2 ATP कन्वर्ट होंगे 2 ADP में। AMP जब यहाँ पे बीच में नहीं आ रहा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं इस वाली बात? तो अगर आप ये कंसेप्ट समझे तो मैं कहूँगा कि कन्वर्जन ऑफ ATP टू AMP इज इक्विवेलेंट टू यूटिलाइजेशन ऑफ 2 ATP, क्योंकि दोनों में 2x एनर्जी तो इस्तेमाल हो रही है। समझ गए? पक्का क्लियर? तो इस पूरी कहानी में बोलो 6 ATP 6 AMP में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो टेक्निकली एज अ रिजल्ट मैं कहता हूँ, क्योंकि 6 ATP एक ATP एक AMP में कन्वर्ट होना, यानी टेक्निकली 2 ATP इस्तेमाल होना। 1 ATP into 1 AMP, 1 ATP into 1 AMP is equal to 2 ATP। तो 6 ATP into 6 AMP is equal to 12 ATP। तो यहाँ पे मैंने कह दिया 12 ATP इस्तेमाल होते हैं। C3 साइकिल की रिक्वायरमेंट बताओ, 18 ATP और 12 NADPH2। तो टोटल अगर मैं पूछूं तो टोटल रिक्वायरमेंट C4 साइकिल की क्या है? C4 में 18 + 12 ATP और 12 NADPH2, तो टोटल 30 ATP एंड 12 NADPH2। ये रिक्वायरमेंट है आपकी व्हेन यू टेक दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन। क्या मेरी बात समझाई आपको? बढ़िया से क्लियर हुई? एक सिंपल सा कैलकुलेशन था और इस कैलकुलेशन में बेटा क्वेश्चन आने के चांसेस। अभी मैं आपको एम सेफ साइड लेके चल रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन तो NCERT में नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करी। आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आ गया तो मैं आता हूँ पेपर में, क्योंकि ये कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपल एक बेसिक लॉजिक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि NCERT या NTA नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ कोई गेम खेलना चाहता है खेल सकता है। तो हमें तो तैयारी फुल रखनी है, आए ना आए वी डोंट केयर। तो यहाँ तक मैं आपको C4 पाथवे डन। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा वहाँ पे आपको एक कार्सुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे पढ़ाना है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं फिर भी कराऊंगा। क्यों ऐसे कराऊंगा? मेरा मन कर रहा है। अरे भाई आना चाहिए, मतलब ज़रूरी। ठीक। और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है फोटो रेस्पिरेशन हम कर ही चुके हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, इन सब की NCERT की रीडिंग करेंगे। और नेक्स्ट वाला छोटू सा लेक्चर है उसको एक बार मैं फिनिश ऑफ करके आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लगे रहो, मेहनत करते रहो, फोड़ते रहो। जय हिंद।